आज क्वेश्चन आवर में जो बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं वो ये है कि जो उपचुनाव हुए हैं उसने कुछ ऐसी तस्वीर सामने रखी है जो कि 2019 के लोकसभा के चुनाव के संकेत के तौर पर सामने है। दरअसल आज आप उत्तर प्रदेश और बिहार के उपचुनाव को अलग नजरिए से नहीं देख सकते। इन उपचुनावों को आपको राजस्थान और मध्य प्रदेश के उपचुनाव से भी जोड़कर देखना पड़ेगा। ये 4 राज्य जहां पर बीजेपी की सरकार है। बिहार में जेडीयू और बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। और उसके बाद अगर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त मिलती है तो इसे किस नजरिए से देखा जाए। दरअसल यही आज आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे कि यह संकेत किसके लिए क्या क्या है और यह संकेत किसके लिए क्या मायने रखता है। चुनाव में बीजेपी की हार। जो ये जनता ने फैसला दिया है यह अप्रत्याशित है। टूट गया योगी का तिलिस्म। ये तो हमारा सेमीफाइनल था। 2019 के चुनाव में आपको देश से छोड़ के भागना पड़ेगा। फूलपुर में मुरझाया कमल। देखिए, हम तो चुनौती 2019 के लिए भी मानते हैं, 2022 के लिए भी मानते हैं, और अगर साथ आएंगे तो उसके हिसाब से हम रणनीति बनाएंगे। जो 2019 में चुनाव होने जा रहा है उसका ये बहुत बड़ा संदेश है। बिहार में हार से हाहाकार। ये करारा जवाब नीतीश कुमार जी को मिला है। अब हम तो यही चाहेंगे कि नीतीश जी पश्चाताप कीजिए। उनका लगातार देश में खेल हुआ है और देश को परेशानी में डाला है, उसका जनता ने जवाब देने का काम किया है। 2019 से पहले का ट्रेलर। अगर उत्तर प्रदेश नाराज है तो समझ लीजिए देश में 2019 की राजनीति और राष्ट्रीय राजनीति बदल सकती है। साहब समझो इशारे। जी हाँ, साहब समझो इशारे। और यहाँ साहब सिर्फ वो साहब नहीं है जो आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, बल्कि वो साहब भी हैं जो अन्य पार्टियों के वरिष्ठ नेता हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज बीजेपी के विरोध में खड़ी पार्टियों के कार्यकर्ताओं के चेहरे पर जो जोश दिख रहा है वो जोश अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। आइए अब जरा उपचुनाव का विश्लेषण आपके सामने करें। सबसे पहले बात करते हैं गोरखपुर की। गोरखपुर इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह क्षेत्र। ऐसा माना जाता है कि गोरखपुर में पत्ता भी नहीं हिलता अगर योगी आदित्यनाथ का आदेश न हो। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के उपेंद्र शुक्ल को समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार प्रवीण निषाद ने हरा दिया है। जीत का अंतर बहुत छोटा जरूर नहीं था, लेकिन फिर भी इतना बड़ा नहीं कि उसे बहुत बड़ा माना जाए। लेकिन जिस अंदाज में आज वहां पर हार का सामना भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ा है, उसने दरअसल आज कई लोगों की नींद उड़ा कर रख दी है। गोरखपुर सीट बीजेपी के लिए नाक का सवाल थी, इसलिए क्योंकि गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का परंपरागत सीट है। गोरखपुर का मतलब यह है कि योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा से इसे आप इसे जोड़कर देख सकते हैं। यहां पर होने वाले किसी भी उलटफेर को सीधे योगी आदित्यनाथ की छवि से जोड़कर देखा जाएगा। गोरखपुर का नतीजा क्यों अहम है? दरअसल योगी आदित्यनाथ की यह सीट रही है। 1998 से 2014 तक यहां पर योगी आदित्यनाथ लगातार जीतते रहे हैं। इससे पहले यह सीट योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैधनाथ के पास थी। यानी कि आप ये सोचिए कि यहां पर अभी तक 80 के दशक से लेकर 2014 तक कोई भी ऐसा प्रत्याशी नहीं था जो कि मठ के खिलाफ आकर खड़ा हो सके। लेकिन ये आज की वस्तुस्थिति है। और गोरखपुर के जमीनी स्तर पे हमारे कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने समाजवादी पार्टी के, निषाद पार्टी के, बहुजन समाज पार्टी के और पीस पार्टी के समस्त समाज कार्यकर्ताओं ने जमीनी स्तर पे काम करके और गोरखपुर की समस्त सामान्य जनता ने इस बेटे को आशीर्वाद देकर आज के दिन वो जो किला था, जो परिवर्तन करना था, उन्होंने कर दिया। रणनीति के हिसाब से, माननीय अखिलेश यादव जी के रणनीति के हिसाब से, डॉक्टर अयूब साहब के रणनीति के और सुश्री बहन कुमारी मायावती जी के आशीर्वाद से ये सीट महागठबंधन की जो सीट थी, निश्चित तौर पर हम लोग जीत के इस किले को ढा दिए और भाजपा के विजय रथ को रोक दिया गया है। और आगे की रणनीति माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा जैसा भी होगा आगे उस पर ऊपर पहल किया जाएगा।
तो अब आइए आपको समझाते हैं कि गोरखपुर की सीट आखिरकार भारतीय जनता पार्टी कैसे हारी। अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ बीएसपी और एसपी के गठबंधन की वजह से ये सीट हारी गई है, तो ये अपने आप में काफी नहीं है। आइए आपको समझाएं कि दरअसल एसपी और बीएसपी के हाथ मिलाने से यह फॉर्मूला कैसे सेट हुआ। गोरखपुर क्षेत्र में तकरीबन 3.6 लाख निषाद वोट हैं और निषाद उम्मीदवार खड़ा करना भी फायदेमंद रहा है। इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से यहां पर कैंपेन किया, बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी के मंच पर आकर समाजवादी पार्टी के तमाम उम्मीदवार के समर्थन में अपनी बातों को सामने रखा। बीजेपी का बूथ मैनेजमेंट जरूर अच्छा था, लेकिन समाजवादी पार्टी और बीएसपी के तमाम कार्यकर्ता अपने वोट बैंक को पोलिंग बूथ तक लाने में सफल रहे हैं। इसके साथ साथ सबसे बड़ा जो झटका लगा है बीजेपी को वो ये है कि गोरखपुर में गुटबाजी का बड़ा सामना करना पड़ा है भारतीय जनता पार्टी को। और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो आज इन तमाम वजहों की वजह से भारतीय जनता पार्टी अपने 2014 के वोट शेयर को भी बहाल नहीं रख पाई है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि इसमें दरअसल क्या बात निकल कर आ रही है और इसका मतलब क्या है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार को अभी सिर्फ 365 दिन हुए हैं। इसके बावजूद गोरखपुर में यह हार आज प्रदर्शित करती है कि अगर विपक्ष जो कि बीजेपी के खिलाफ खड़ा है एकजुट हो जाता है तो वोट बैंक के आधार पर वो योगी आदित्यनाथ को हमेशा हरा सकता था, लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हो पा रहा था। योगी आदित्यनाथ के वहां नहीं होने से आज एक बहुत बड़ा पर्सनैलिटी वैक्यूम भी वहां पर होता हुआ दिखाई दिया है, जिसकी वजह से आज योगी आदित्यनाथ की कमी गोरखपुर में दिखाई दी है। हर कोई मानता है और कहता है कि गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ के इशारे के बगैर हवा भी नहीं चलती, लेकिन ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ के वहां नहीं मौजूद होने की वजह से आज हवा नहीं बल्कि पूरा तूफान है जो कि योगी आदित्यनाथ को उड़ा ले गया। सपा बसपा का राज्यसभा चुनाव की दिशा से एक प्रकार का आपसी सौदेबाजी होना और जो ये बेमेल गठबंधन इन लोगों के द्वारा किया गया, उसको समझने में कहीं ना कहीं कमी रही और वह अति आत्मविश्वास उसका एक कारण है। हम इसकी समीक्षा अवश्य करेंगे, क्योंकि जो हमारी सीटें थी उन दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का हारना यह समीक्षा का विषय है। लोगों ने समर्थन दिया है। उत्तर प्रदेश के लोकसभा के चुनाव से राजनीतिक संदेश हमेशा निकलते हैं। जब एक मुख्यमंत्री का क्षेत्र हो कई वर्षों से जिसको किसी ने नहीं हरा पाया हो, दूसरा उप मुख्यमंत्री का क्षेत्र हो, दोनों महत्वपूर्ण और प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हों भारतीय जनता पार्टी के, अगर उन क्षेत्रों की जनता में इतनी नाराजगी अगर है तो सोचिए आने वाले समय में अगर देश का चुनाव होगा तो कैसा होगा। हर कोई इसे अपने अपने नजरिए से समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसकी बारीकियां हम आपके सामने जरूर प्रदर्शित करेंगे। गोरखपुर में अगर योगी आदित्यनाथ को झटका लगा तो फूलपुर में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को बड़ा झटका लगा, क्योंकि उनकी सीट भी भारतीय जनता पार्टी हार गई है। फूलपुर में ऐसा माना जाता रहा है कि बीएसपी की बढ़त हमेशा रही, लेकिन समाजवादी पार्टी और बीएसपी जब आमने सामने रहे तो भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर अपने आप को आगे बढ़ा लिया। और यही वजह रही है कि पोल मैनेजमेंट के तौर पर केशव प्रसाद मौर्य को हमेशा न सिर्फ माना गया बल्कि उन्हें इसका पुरस्कार भी दिया गया जब उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया। उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी अमित शाह के साथ मिलकर 2014 के लोकसभा के चुनाव जीतने में। लेकिन फूलपुर की जो जमीनी हकीकत है वो दरअसल ये है कि बीएसपी वहां पर जमीन पर काफी ज्यादा मौजूद है और बीएसपी ने जैसे ही समाजवादी पार्टी से हाथ मिलाया और बीएसपी का वोट समाजवादी पार्टी को ट्रांसफर हुआ, बीजेपी का सूपड़ा साफ हो गया। आइए अब आपको दिखाते हैं कि दरअसल ये सीट किस लिए आज बीजेपी के पाले से बाहर निकल गई। फूलपुर बीजेपी की परंपरागत सीट नहीं है।
2014 में जैसा कि हमने आपको बताया, केशव प्रसाद मौर्य ने यहां पर सीट हासिल जरूर की थी, लेकिन तब बीएसपी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी और यहां पर मतदान प्रतिशत में काफी कमी भी आई थी। शहरी इलाकों में काफी कम मतदान हुआ था और खास करके आज की बात हम करें तो शहरी क्षेत्र में लोग बहुत ज्यादा नाराज रहे हैं और फूलपुर के बाहरी क्षेत्र में भी इस बार बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को समर्थन नहीं मिला है। तो कुल मिलाकर स्थिति ये रही कि फूलपुर में आज ये बात साबित हो गई कि अगर समाजवादी पार्टी और बीएसपी हाथ मिला लें तो शायद उत्तर प्रदेश की तस्वीर पूरे तरीके से बदल सकती है। हर चुनाव को गंभीरता से लिया जाता है, हर चुनाव में कैंप किया जाता है, हर चुनाव के लिए जिम्मेदारी से प्रयास किया जाता है और लोकसभा के उपचुनाव को भी हम लोगों ने जिम्मेदारी से लड़ने का काम किया है। यह सही है कि हमारे बड़ी संख्या में मतदाता वोट डालने के लिए नहीं निकले, उनको लग रहा था कि भाजपा तो जीती रही है, इसलिए अगर नहीं भी हम वोट डालेंगे तब भी जीत जाएंगे। तो आज इस परिणाम के बाद भाजपा का कार्यकर्ता, भाजपा का समर्थक मतदाता निश्चित तौर से यह विचार कर रहा है कि अगर हम वोट डालने के लिए जाते तो जहाँ जहाँ वोट कम पड़ा है वहाँ वहाँ भाजपा का वोट रहता था। तो वोट कम पड़ने के कारण से अगर सपा के प्रत्याशी को जीत मिली है तो सपा प्रत्याशी को जीत की बधाई है, लेकिन भाजपा की जो पराजय हुई उसकी बैठ के समीक्षा करेंगे और रास्ता निकालेंगे। उपचुनाव है, निश्चित तौर से यह हम लोगों को लग नहीं रहा था कि इस प्रकार से कोई पराजय होगी। हम आदरणीय अखिलेश यादव जी को और फूलपुर की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे और फूलपुर की जनता की वजह से आदरणीय अखिलेश यादव जी के किए गए कामों को दोबारा याद किया और जुमला देने वाली पार्टी को नकारा। आदरणीय अखिलेश यादव के कामों को देखते हुए ये 50,000 से ऊपर की जीत हमको मिली। कितनी अहम है आपके लिए ये जीत? हमारे लिए ये जीत बहुत अहम है और समाजवादी पार्टी के लिए भी अहम है। जुमला वाली पार्टी को हटाया और समाजवादी पार्टी की सरकार को। तो इन 2 सीटों पर उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आज समाजवादी पार्टी को बढ़त मिली है, जाहिर सी बात है इसके बाद कायदा बनता था कि अखिलेश यादव खुद मायावती से मिलने पहुंचे और आखिरकार अखिलेश यादव ने वो किया। जी हां, आज अखिलेश यादव मायावती से मिलने पहुंचे धन्यवाद देने के लिए और यह बात अपने आप में दीगर है कि अखिलेश यादव ने जब विधानसभा के चुनाव हारे थे उस वक्त स्पष्ट तौर से कहा था कि समाजवादी पार्टी हर उस पार्टी से हाथ मिलाने को तैयार है जिसके साथ मिलकर समाजवादी पार्टी बीजेपी को हरा सकती है। दोनों नेताओं के बीच बातचीत तकरीबन आधे घंटे तक चली। बधाई देकर अखिलेश यादव वहां पर लौटे तो उन्होंने बताया कि एक दूसरे के घोर विरोधी को एक दूसरे के साथ मिलने से विरोधी को हरा पाना ज्यादा आसान होता है। इस गठबंधन को आगे बढ़ाने की बात भी कही। जाहिर सी बात है यह गठबंधन अगर आगे बढ़ता है तो उत्तर प्रदेश की तस्वीर एक अलग मायने में दिखाई देगी। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा बिहार की बात कर लेते हैं, क्योंकि बिहार में आरजेडी ने वो कर दिखाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी और वो इसलिए क्योंकि आज जेडीयू और बीजेपी की साझा सरकार बिहार में है और नीतीश कुमार ने हाल फिलहाल ही बीजेपी के साथ अपना दामन संभाला है। जहानाबाद विधानसभा की सीट पर भी आरजेडी ने बड़ी जीत हासिल की। अररिया लोक सीट पर भी आरजेडी ने जीत हासिल की है। सबसे बड़ी बात यह है कि लालू प्रसाद यादव इन दिनों जेल में हैं और उनकी यह लड़ाई लगातार उनके छोटे बेटे आगे लेकर चल रहे हैं, तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव को लोग मानते हैं कि वो लालू प्रसाद यादव की तरह ही एक अच्छे राजनीतिज्ञ हैं और इस राजनीति की बिसात को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। और आज जो झटका जेडीयू बीजेपी कंबाइन को मिला है, यह प्रदर्शित करता है कि बिहार में आज भी आरजेडी का वोट बैंक वाकई में इंटैक्ट है। नीतीश कुमार से अलग होने के बावजूद लालू प्रसाद यादव कमजोर नहीं हुए हैं। यह बात अलग है कि नीतीश कुमार खुद अपने पैर पर खड़े कभी नहीं रह सकते। आरजेडी पर लोगों का भरोसा कायम है और यह बात आज की जीत स्पष्ट करती है, और वो भी तब जब लालू प्रसाद यादव कई मामलों में आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। जीतन राम मांझी ने भी एनडीए से अपना नाता तोड़कर आरजेडी से हाथ मिलाया है, जिसकी वजह से आज आरजेडी को फायदा मिला है। अररिया में जेडीयू और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत जरूर झोंकी थी, लेकिन वो ताकत असफल रही।
आइए अब आपको दिखाते हैं इस मौके पर जीत का सेहरा अगर किसी के सर पर बांधा जाना चाहिए तो वो है तेजस्वी यादव। और तेजस्वी यादव बड़े ही संतुलित तरीके से आज अपने विरोधियों पर प्रहार करते दिखे। जो वहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं वो खुद इतने घोटाले में फंसे हुए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई और जांच नहीं हो रही। अब हमें आशंका है कि इस जीत के बाद यूपी और बिहार में जो मोदी जी और अमित शाह ये लोग सारे जो सीबीआई ईडी एजेंसी और तेज हो जाएंगे कार्रवाई करने में। तेजस्वी ने जिस बात का संकेत दिया है वो स्पष्ट करता है कि आरजेडी के तमाम वोट बैंक को ये बात समझ में आ गई है कि अगर आप किसी मरे हुए आदमी को और मारते हैं तो लोगों की सहानुभूति उस पर जाती है। आरजेडी के नेताओं को जिस तरीके से तमाम सरकारी एजेंसियों के द्वारा करप्शन के मामले, भ्रष्टाचार के मामले में उनकी पड़ताल चल रही है, यह बात लोगों ने विक्टिमाइजेशन समझा, यानी कि आप कैसे उन्हें तड़पा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। और यही बात है कि आज सहानुभूति वोट आरजेडी के पास कहीं ज्यादा है। जाहिर सी बात है, उपचुनाव में जीत के बाद आज कार्यकर्ता आरजेडी के बड़े खुशी के माहौल में थे और होली जो कि बीत चुकी दोबारा बिहार की विधानसभा में खेली गई। आज बिहार विधानसभा में मनाई जा रही है होली। उपचुनाव के परिणाम आए और देखिए आरजेडी का माहौल क्या है। जो तमाम विधायक है वो रंग खेल रहे हैं। कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। इस तरीका का जो जनादेश का अपमान करने वाले नीतीश कुमार ने जिस तरीका से बिहार के लोगों का धोखा देने का काम किया, बिहार की जनता को हम बधाई देते हैं। महिला विधायक, पुरुष जो विधायक हैं वो लोग आज बिल्कुल रंग में सराबोर है और किस तरीके की तस्वीर इस वक्त विधानसभा के मुख्य द्वार पर है वो आपको हम दिखा रहे हैं। ये जीत हम लोग इनको एक वानगी दिखाई है जो मैंडेट जनता ने दी थी हम लोगों को महागठबंधन की। नीतीश कुमार ने धोखा देके गए। ये जनता ने ये सबक दिखा दी कि 2020 में तुमको जीरो पर हटाएंगे और महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। पूरी तरह माननीय तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव हुआ और निश्चित रूप से जनता ने मैंडेट के खिलाफ जो भागे थे पलटू जी, उनको करारा जवाब है। चलिए, तो ये होली के बाद की होली है। बिहार विधानसभा के परिसर में उपचुनाव के परिणाम आए हैं और बिहार में नए राजनीतिक समीकरण के बाद ये पहला मौका है जब इस तरीके से एक उपचुनाव हुआ और इस उपचुनाव को ही आने वाले वक्त में बिहार की राजनीति का पैमाना माना जा रहा है। और आरजेडी के लोग मान रहे हैं कि यह इशारा है कि बिहार में तेजस्वी को अब लोगों ने स्वीकारा है। विजय सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना। 3 उपचुनाव लोकसभा के और इन 3 उपचुनावों के बाद क्या संदेश किस पार्टी के लिए जाता है, इसे जरा बड़े ही संक्षिप्त तरीके से आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। अगर आज भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपने सहयोगियों के साथ 73 सीटें काबिज कर रखी हैं। लेकिन आज उपचुनाव में 2 उपचुनाव में हार भारतीय जनता पार्टी को यह प्रदर्शित करती है कि भले ही उनकी राज्य में 1 साल पुरानी सरकार हो, लेकिन आज एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी के लिए बढ़ रही है। और लोकसभा के 2019 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में से अपनी 71 सीटें बचाए रखना पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। अब जरा आइए एक और राजनीतिक दल और राजनीतिक गठजोड़ की बात करते हैं। अगर आज समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी अपने दम पर अगर लोकसभा के चुनाव लड़ती है तो शायद उतनी सफल नहीं हो पाएगी। अगर बीएसपी अपने दम पर अपना चुनाव लड़ती है 2019 का तो बीएसपी भी सफल नहीं हो पाएगी। ऐसे में वक्त का तकाजा है कि समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस, ये तीनों पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव लड़ें बिना किसी अहम के। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोका जा सकता है। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी अपने स्ट्रैटेजी को चेंज कर इन सभी राजनीतिक पार्टियों को धूल चटा सकती है। लेकिन इसके बावजूद हम जानना चाहते हैं कि आपका क्या मशवरा है। सवाल हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या उपचुनाव में बीजेपी की हार 2019 के लोकसभा चुनाव का ट्रेलर है? क्या उपचुनाव में बीजेपी की हार 2019 के लोकसभा चुनाव का ट्रेलर है? अगर आपको लगता है हां, लिखिए एनएन स्पेस यस। अगर आपको लगता है ना, लिखिए एनएन स्पेस नो। हमें भेजिए अपना एसएमएस 56070 पर 56070 पर। आप अपनी राय ट्विटर के जरिए हमसे साझा कर सकते हैं। #NN अपनी राय लिखकर हमें भेजिए और हम आपकी राय जरूर इस कार्यक्रम में प्रदर्शित करेंगे। जाहिर सी बात है, उपचुनाव ने आज जो स्थिति सामने रखी है उसी के परिप्रेक्ष्य में बीती रात
सोनिया गांधी के घर पर जो डिनर पॉलिटिक्स हुई है उस पर भी चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि 2019 के चुनावों को देखते हुए सोनिया गांधी ने अपने घर पर 20 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया था और सभी प्रतिनिधि वहां पर मौजूद थे। जाहिर सी बात है, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी जरा खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाले मोड में है। आखिरकार इतने सारे लोग एक साथ क्यों एकजुट हो रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी मानती है कि चाहे जितना भी उसके विरोध में खड़ी पार्टियां मेहनत कर लें, 2019 उनसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन विरोध में खड़ी पार्टियां यह मानती हैं कि अगर वो अपने अहम को दरकिनार कर एक दूसरे के साथ हो सकती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी 2019 में पिछड़ सकती है। उपचुनाव की सरगर्मी और मिशन 2019 का ट्रेलर, सोनिया के पॉलिटिकल डिनर में कांग्रेस ने दिखाया दम। लोकसभा के चुनाव एक साल बाकी है। भाजपा के खिलाफ जन आक्रोश और जनता का रुझान शुरू हो गया। बीजेपी बोली ये डिप्लोमेसी नहीं, डिप्रेशन डिनर था। इस तरह की डिनर डिप्लोमेसी को डिप्रेशन डिप्लोमेसी से ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। मंगलवार शाम को 10 जनपद की वो शाम जब पूरब से लेकर दक्षिण के नेताओं का जमावड़ा सोनिया के घर पर लगा था। राहुल गांधी यूपीए और सहयोगी दलों के दिग्गजों से गुफ्तगू कर रहे थे। इसके बाद ये तस्वीरें आई जिसमें 20 दलों के दिग्गज साथ थे। कांग्रेस की रणनीति यही है कि इस एकता को मिशन 2019 तक बरकरार रखा जाए और महामुकाबले में बीजेपी को कड़ी पटकनी दी जाए। लेकिन बीजेपी तंज भरे अंदाज में कांग्रेस की रणनीति को नाकाम बता रही है। आवाज उठाएं, अगर देश की जनता पर भरोसा है तो चुनाव की प्रक्रिया को चेंज कर दें। प्रधानमंत्री का चुनाव सीधे हो, जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होता है। पता चल जाएगा कि किनका क्या जनता में है। सांझ को आंच किस बात का। बीजेपी सवालों के तीर चला रही है तो वहीं कांग्रेस गदगद है। संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेने जब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पहुंचे तो उन्होंने अपने ही अंदाज में बीजेपी पर पलटवार किया। जो मोदी सरकार को घेरने के लिए गोलीबंदी की जा रही है, इसके केंद्र में कोई गोली नहीं है। अगर इसमें कोई गोली नहीं है फिर वो कमेंट क्यों कर रहे हैं इस पे? कांग्रेस हाशिए पे चली गई है, वो तो पता लगेगा। राहुल गांधी के हाथ में कांग्रेस की कमान है और सोनिया के हाथ में यूपीए की। सोनिया की कोशिश है कि यूपीए समेत बाकी दलों को जोड़कर एक ऐसा मोर्चा तैयार किया जाए जो मोदी विरोधी विकल्प बनकर उभरे। लेकिन बड़ी चुनौती राहुल के नाम पर आम सहमति बनाने की है, जिस पर शरद पवार, ममता बनर्जी, लेफ्ट, अखिलेश यादव, मायावती जैसे नेताओं ने अपने पत्ते नहीं खोले। ईगो को दूर रख करके सब लोगों को मिल करके जिन्होंने देश को लूटने का काम किया, बर्बाद करने का काम किया, युवाओं को बेरोजगार करने का काम किया, उनसे बदला लेना चाहिए। साफ है कि मिशन 2019 की रणनीति जैसे जैसे परवान चढ़ेगी, राजनीति के समीकरण बनेंगे भी और बदलेंगे भी। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए बात करते हैं अयोध्या विवाद पर। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का रास्ता पूरे तरीके से साफ हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बहुत बड़ा कदम उठाया। वो तमाम सप्लीमेंट्री एप्लीकेशंस जो इस पूरे मामले पर लगाए जा रहे थे, जिनकी संख्या तकरीबन 23 थी, उन्हें आज सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है स्पष्ट तौर से कि यह पूरा का पूरा मामला सिर्फ दीवानी है, यानी कि जमीन का मामला, और सिर्फ ओरिजिनल पिटीशन पर ही जो पहली एप्लीकेशन डाली गई थी, जिसको लेकर 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था, सिर्फ उसी पर सुनवाई होगी। और सुनवाई का रास्ता भी अब साफ हो गया है। जाहिर सी बात है, चूंकि बाकी 23 सप्लीमेंट्री एप्लीकेशंस को दरकिनार कर दिया गया है, इस मामले में अब पेचीदगियां कम से कम होगी। अयोध्या विवाद, सबसे बड़े मामले पर देश की सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई शुरू हुई तो देश की नजरें विवाद में पक्षकारों के दावे और दलीलों पर टिक गई। सुप्रीम कोर्ट जमीन विवाद से पहले ये तय करेगा कि क्या ये मामला 5 जजों की संवैधानिक बेंच को सौंपा जाए या नहीं। इसके साथ ही 1994 में संविधान पीठ की ओर से दिए गए फैसले को भी देखा जाएगा। 1994 में संविधान पीठ ने कहा था कि मस्जिद इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान मुस्लिम पक्षकार 1994 के फैसले पर पुनर्विचार की मांग पर अड़ गए। अब इस मामले में 23 मार्च को सुनवाई होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद से जुड़ी उन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया जो मुख्य पक्षकारों की तरफ से दायर नहीं की गई थी। कोर्ट अब सिर्फ मुख्य पक्षकारों को ही सुनेगा। कोर्ट ने जिन याचिकाओं को खारिज किया है
उनमें बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी, सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की याचिका भी शामिल है। मैं समझता हूं कि आज के बाद हम अलग कोर्ट में इसकी बहस करेंगे और मैं समझता हूं कि इसके पहले ही हमें निर्णय मिल जाएगा। ये स्थल को लेकर जानबूझ के जिस तरह खून खराबा किया गया, ये देश का पूरा माहौल खराब किया गया। आज भी हम वादा करते हैं कि हम मोहल्ले मोहल्ले में, गली गली में अमन शांति का पैगाम लेके जाएंगे। आपको बता दें कि अयोध्या विवाद में 3 मुख्य पक्षकार हैं, जिसमें सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा है। लेकिन जमीन विवाद से पहले अब नया मोड़ आ गया है। ऐसे में सबसे बड़े विवाद पर फैसले का इंतजार लंबा हो सकता है। टीम न्यूज़ नेशन।